राष्ट्रीय आय अब देखो इसमें हम तीन बातें देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, अर्थ अवधारणा पढ़ेंगे, उसमें अर्थ देखेंगे और थोड़ा देखेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत में। साथ साथ लिखते रहो मेरे, क्योंकि इस पे अपन समय खराब नहीं करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अर्थ, ये दो अवधारणा में समझेंगे। फिर नेशनल स्टैटिस्टिक्स अकाउंट की विभिन्न धाराएं समझेंगे, विभिन्न धाराएं या विधियां जिसमें आपके जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई, एनआई, डीआई, पीआई और डीआई, और फिर समझेंगे आय गणना की विधियां। ठीक है, आय गणना की विधियां। आय गणना की विधियां लिख लिया? को लिखिया? शुरू करें? कहीं लिखो, कम महत्वपूर्ण बातों पर अधिक समय न लें। अब देखो यहां से राष्ट्रीय आय से तकरीबन 3 सवाल आते हैं, 2 से 3 सवाल सेकंड ग्रेड में। हर बार मैंने देखे हैं 2 या 3 सवाल, और वो आते हैं यहां से। कभी कभार भूला भटका यहां से भी एक आधा सवाल आ जाता है। पिछली बार एक सवाल यहां से आया था और 1-2 से यहां से आए थे। तो 2 से 3 सवाल का मैटर है, लगभग 5 से 6 नंबर का पाठ है ये। और ठीक से समझ में आ गया तो इसमें गलत होने की कोई गुंजाइश होती नहीं है, सवाल इससे बाहर जाएगा नहीं। ध्यान से समझना आपको है और पूरा एकाग्रचित्त होके बोर्ड पे ध्यान देना। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, आपको निश्चिंत रहिए। ठीक है, शुरू करें अब? हाँ, सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। देखो ये बिंदु है ना, यहां से सवाल कभी नहीं आता, लेकिन इतिहास में जाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि पहले कैसे होता आया था। अब जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो 1774 के एक्ट से शुरू करते हैं, 73 से। क्यों? क्योंकि जड़ें समझ में आती है ना, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आगे के टॉपिक को जानने के लिए जरूरी है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब मैं बात शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। अब देखो इसमें 2 शब्द है यहाँ पे, एक शब्द है राष्ट्रीय और दूसरा शब्द क्या है? आय। देखिए आप जब देखते हैं तो कई सारे नाम आप सुनते हैं। एक नाम सुनते हैं राज्य, स्टेट जिसे हम कहते हैं। एक सुनते हैं देश, जिसे कंट्री कहते हैं। एक सुनते हैं राष्ट्र, जिसे क्या कहते हैं? नेशन कहते हैं। ठीक है, 3 नाम सुनने को मिलते हैं हमें। इसका अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक सामान्य जानकारी है। कल को विद्यालय में जाओगे और मास्टर टाबर पूछ लियो
कि सर राष्ट्र देश की किए थे लास्ट में दब ठोक मार हैंग एक ही जय कौन बेइज्जती कराओ थौरी भी बेइज्जती वो टाइम वह कौन, उस समय बच्चे को पता नहीं होता। 10 साल बाद बच्चा घूम के ना हमारे पास आएगा और हम जब अंतर बताएंगे तब कहेगा वो मार सा वो मजो की तो छठी क्लास में कि मन गलत बताए। बच्चे को याद बहुत रहता है। मुझे ठीक से याद है कि एक बार मैं पढ़ा रहा था L1 वालों को, तो यूं ही पढ़ाते पढ़ाते और बात आई ऐसे, तो मैंने कहा ये भारत है ये श्रीलंका है, बीच में PALK पाक जल संधि है, एल है बीच में। तो छोरा के मार से पाक को मैं कहा पाक लिख सको कहीं एल साइलेंट में कर दो तो पाक भी ठीक है। तो सर इसका नाम है वो पाल्क क्यों है, मैंने कहा यहाँ पे एक छोटा सा टापू है पाक नाम से, गांव भी है तमिलनाडु के नीचे, जिसके नाम से पाल्क स्ट्रीट नाम दिया। छोरों के मारसा मोनो के मारसा यूं बतायो 1965 में भारत और पाकिस्तान में है जोरदार युद्ध हुआ तो आगड़ो ये जगह ईद के युद्ध हो जाए उगर बाद रे महीना उगे युद्धरी स्मृतियों में ये नाम दियो पाक स्टेट। ये तो कदी बतायो ये मार्च में 10वीं बतायो और STC वालों 3 साल बाद आयो रो पासो तो पता कि ऐसा अगर अगर गलत ज्ञान संप्रेषित करते हैं ना तो अपनी बेइज्जती होती है और गलत संदेश भी जाता है। इसलिए मुझे वो बताना जरूरी थे जाएगी पाक जल संधि बात जाएगी ज्ञान नहीं दे दो। राज्य है पॉलिटिकल साइंस का शब्द, किसका, राजनीति विज्ञान का। राज्य उसे कहते हैं जिसके पास में संप्रभुता हो। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, जो बाहर से आदेश नहीं लेता हो, हमारे देश की नीतियों को दुनिया की कोई ताकत प्रभावित न करे, ये शक्ति क्या कहलाती है, संप्रभुता। राज्य राजस्थान राज्य नहीं है क्योंकि राजस्थान की नीतियों को मोदी जी बैठे बैठे प्रभावित कर देते हैं। राजस्थान के पास में संप्रभुता, इसलिए राजस्थान राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अनुसार राज्य नहीं है, केवल प्रांत है। क्या है, प्रांत है। भारत क्या है, राज्य। और कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तब भी आएगा भारत राज्यों का संघ है, लेकिन वो राज्य इस हिसाब से लिए गए, लेकिन राजनीतिक सैद्धांतिक राजनीति विज्ञान में भारत राज्य है, राजस्थान राज्य नहीं है। ये तो समझ में आ गया राज्य क्या होता है। दूसरा है देश। देश भूगोल का शब्द है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। देश उस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहां छोटी मोटी जनसंख्या हो, संप्रभुता भली मत हो। भारत पहले देश था ना, 1947 से पहले भी देश था, आजाद तो नहीं था, संप्रभुता भी नहीं थी, फिर भी इंडिया वाज ए कंट्री। भारत देश ही था लेकिन संप्रभुता जैसा कुछ भी नहीं था। तो जियोग्राफिकल रूप से भारत देश है जहां प्राकृतिक संरचनाएं होती हैं, एक बाउंड्री होती है और उसमें जनता रहती है। शासन है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, भले कोई शासन तंत्र नहीं है, मजा करे फिरे, कोई लड़ दड़ है बिना मुआरडी रख, कोई टेंशन नहीं, तो भी वो देश। तो देश कैसा शब्द है, भूगोल का शब्द है, जिसमें राज्य व्यवस्था है नहीं है इसमें कोई मतलब नहीं। ठीक है। तीसरा शब्द आता है राष्ट्र। राष्ट्र है यूरोपियन कंसेप्ट। राष्ट्र उसे कहते हैं जहां पे एक ही धर्म, एक संस्कृति, एक ही वेशभूषा, एक ही भाषा, एक ही वर्ग के लोग रहते हैं, उसे नेटिव कहते हैं। और नेटिव से क्या बना, नेशन बना। यूरोप के अंदर सारे नेशन है। जर्मनी में जर्मन जाति रहती है पूरी, पुर्तगाल में पुर्तगीज रहते हैं, स्पेन में स्पेनिश रहते हैं, फ्रांस में फ्रांसिस रहते हैं, इटालियन रहते हैं, इटली में पोलिश रहते हैं, पोलैंड में। तो वहां पे बेसिकली क्या है, सारे के सारे नेशन है क्योंकि एक ही जाति धर्म के लोग हैं। जब इंग्लैंड के लोग भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहां तो गजर अलग ही चल रही है, ये धर्म न जाति न भाषा न संस्कृत है और अलग अलग है पूरा रहे। उनको कई सालों तक तो समझ में नहीं आया कि इंडिया को नेशन माने कि नहीं माने। स्ट्रेची आयोग बिठाया। स्ट्रेची आयोग को पता करो कि भारत को महाद्वीप के या देश के या राज्य के या राष्ट्र के या क्या कहें इसको। तो स्ट्रेचिन लास्ट में कहा कि भारत, इंडिया इज ए कॉन्टिनेंट, भारत एक महाद्वीप है
जिसमें कई सारे नेशन है, कई सारे हुए ना, जैसे सिखों का अलग नेशन, हिंदुओं का अलग मामला, मुसलमानों का अलग, जैन का अलग, बौद्ध का अलग, पारसी का अलग, ईसाइयों का अलग, फलाना का अलग, ढेंकड़ा अलग, हैंगर अलग अलग, जनजातियों में भीलों का अलग, मीणों का अलग, सबकी वेशभूषा अलग है, सबकी अपनी अपनी संस्कृति। तो भारत को उन्होंने क्या माना कि देश तो है ही भूगोल रेशा में, राज्य तो कह नहीं सकते क्योंकि संप्रभुता नहीं थी। तब उन्होंने भारत को क्या कहा, विविधता में एकता वाला नेशन। क्या कहा, नेशन है लेकिन बहुत सारी क्या है अंदर, विविधताएं हैं। यहां करें सेटलमेंट था, कुल मिलाई, और भारत को नेशन मान लिया गया। जब भारत को नेशन माना तो सबने विरोध किया, भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया, उन्होंने कहा नेशन कैसे कह सकते हो इतने बड़े कंट्री को आप। लाला लाजपत राय ने विरोध किया, राजा राम मोहन राय ने भी इस अवधारणा को खारिज किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने खारिज किया, आज मैं खारिज कर रहा हूं, सबने खारिज किया कि भारत जैसे विविधता युक्त देश को आप नेशन कैसे कह सकते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया क्या, नेशन, और इंडिया को भी क्या माना, नेशन मान लिया, कि जो कि परिभाषाओं के मुताबिक बिल्कुल गलत है। तो नेशन यूरोपियन शब्द है जो भाषा, जाति, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और इतिहास में क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल शब्दावली हो गई, भूगोलरी हो गई, और इतिहास मौखिक है, और नेशन शब्द इकोनॉमिक्स में यूज किया जाने लगा। इतिहास में भारत को कहा जाता है उपमहाद्वीप। क्या कहते हैं, ऐसा देश जिसकी संस्कृति कई देशों में फैली हुई, उसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो भारत को नेशन मान लिया गया, और दुनिया भर में राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की विधियां सबसे पहले किस महाद्वीप से आई, यूरोप से आई। और यूरोप में सारे सारे क्या है, नेशन। इसलिए इस शब्द के पीछे भी क्या लगा, नेशनल इनकम। कैसे इनकम, नेशनल इनकम, ना कि कंट्री इनकम है, स्टेट इनकम। तो ये तो नेशन का मतलब था, जो आपके इतना विशेष तौर पे काम का नहीं है, लेकिन ज्ञान अर्जन होता है तो थोड़ा ठीक रहता है। क्योंकि काले एसओ जी बीजी आवा करे तो सवाल पूछ ले तो थे, कम से कम यहाँ तो कही है उनके नेशन है कि, हालांकि एसओ जी आड़ा ने ठा मठ जाए नेशन रो, तो फिर भी थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। अब मैं आपका माइंड बहुत क्लियर कर देता हूँ कि राष्ट्रीय आय है क्या। देखियो, राष्ट्रीय आय क्या है ये तो बाद में समझेंगे, राष्ट्रीय आय क्या नहीं है ये पहले समझिए। आपके दिमाग में अगर ये बात चल रही है कि देश की सरकार के पास में जो आय आती है वो राष्ट्रीय आय, तो गलत चल रही है। राष्ट्रीय आय सरकार की आय नहीं है, राष्ट्रीय आय कभी भी इकट्ठी आय नहीं है, राष्ट्रीय आय महज एक आंकड़ा है। क्या है, आंकड़ा है जो हर साल जारी होता है, इसके अलावा राष्ट्रीय आय कुछ भी नहीं। अब मैं इसको एक उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे अपना गांव है, या यूं मान लीजिए कि कोचिंग संस्थान की इस क्लास की बात करते हैं, कोचिंग आए इस क्लास की बात करते हैं। मैंने देखा कि हम जैसे 400 वहां पे बैठे, 400 लोगों की मैंने आय काउंट करी। सॉरी सॉरी, उदाहरण दे रहा था, भूल गया मैं क्या वास्तविकता में आ गया। मैंने 400 लोगों की आय काउंट की तो मुझे पता चला, जैसे यहाँ पे मेरे अलावा आय काउंट की तो आया कि भाई आय है वो 100 रुपए है, जैसे मान लो, उदाहरण है। तो थे कई आय कमाओ, घर से मांग के लाना आय नहीं कहलाता है। आय वो होता है जो मजदूरी करके लाया जाता है, और आप में से कोई कम लोग हैं जो मजदूरी करके कमा रहे हैं, बाकी तो हैंग ले ही जा रहे हैं, महंगे महंगे बाल 500 चाहिए, 1000 चाहिए, थे घर ही उतरो उतरण घर वालों लाके मैं आयो रो मोंगना के। मान लो कितनी आय है, 100 रुपए। अब 100 रुपए एक व्यक्ति की, चलो मान लो कुल मिलाए, ऐसे करके मान लो 40,000 रुपए हो गए टोटल, है ना, मैं बेइज्जती नहीं करूंगा आपकी। अब 40,000 रुपए आए हैं, क्लास आय, मान लो ये पूरा देश है छोटा मोटा, तो ये होगी राष्ट्रीय आय। क्या ये 40,000 रुपए किसी के पास, एक के पास रहेंगे? नहीं। क्या ये 40,000 रुपए इकट्ठे होंगे कभी? ये 40,000 रुपए वास्तविकता में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आंकड़ा। ये आंकड़ा हमने इसलिए ज्ञात किया कि पिछले साल ये आंकड़ा कितना था, इस साल कितना है, ताकि हमारे देश की इस अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य कैसा है पता चलता रहे।
अगर ये आंकड़ा 40,000 था अभी है और पिछले साल 35 था, तो हम कहेंगे कि 5,000 की ग्रोथ हुई है, मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, सही चल रही है। मान लो ये आंकड़ा पहले पिछले साल 45,000 था, इस साल 40,000 है, तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं हो रही है, अर्थव्यवस्था में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है, थोड़ी सी सरकार को नीतियों को चेंज करने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब ये होता है, देश के जितने भी नागरिक हैं उन सारे नागरिकों के द्वारा साल भर में, साल कौन सा, वित्त वर्ष, और वित्त वर्ष जब भी हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 2022-23, है ना, ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल मार्च में खत्म होता है। इसका मतलब 2 साल साथ में आ जाते हैं। जब भी ऐसा लिखा हुआ है ना, तब मान लो कि ये कौन सा वर्ष है। तो एक वित्त वर्ष के भीतर सारे नागरिकों के द्वारा वर्ष भर में जितना भी उत्पादन हुआ, चाहे वो वस्तुओं का हुआ हो चाहे वो सेवाओं का हुआ हो, उन सारे उत्पादन का जो वैल्यू होती है, जो मौद्रिक मूल्य होता है, उस मूल्य का योग क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। ये सरकार को प्राप्त नहीं होती, जिसकी है उसके पास ही रहेगी। जैसे अपन एक उदाहरण देते हैं, अपन इस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं कि इस कोचिंग सेंटर, एक कोचिंग सेंटर किसका उत्पादन कर रहा है, वस्तु का कि सर्विस का, सर्विस का। मान लेते हैं कि इस कोचिंग सेंटर का साल का टर्नओवर मान लेते हैं करोड़ रुपए, उत्पादन कुल कितना हुआ है, करोड़ रुपए की फीसेज वसूल की। अब अगर ये कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड है, सरकार में टैक्स भरता है, तो हम क्या कहेंगे कि 1 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आय में 1 करोड़ रुपए का योगदान किसका है, इस संस्था का। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 1 करोड़ रुपए सरकार के पास रहेंगे कि युवराज जी के पास? इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय आय सरकार के पास नहीं जाती, बल्कि किसके पास रहती है, नागरिक के पास ही रहती है। बस काउंटिंग की जाती है ताकि पता चले कि देश के नागरिकों ने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है या नागरिकों की अर्थव्यवस्था खुद की दबी हुई। तो इस राष्ट्रीय आय से सिर्फ और सिर्फ हमें ये जानकारी मिलती है कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, और साथ साथ में दुनिया के दूसरे देशों के साथ हम क्या करते हैं, उससे तुलना करते हैं। भाई हमारी अर्थव्यवस्था का आकार जैसे मान लो अपन ने 40,000 माना, तो दुनिया में 40,000 से अधिक की अर्थव्यवस्था कितनी है, कम कितनी है, हम कहां पे स्टैंड करते हैं, तो हमारी स्थिति कैसी है, इसका पता लगाने के लिए हम राष्ट्रीय आय का ये आंकड़ा ज्ञात करते हैं। सरकार को क्या फायदा? सरकार को ये फायदा कि जितनी राष्ट्रीय आय अधिक होगी, सरकार को टैक्स उतना ही अधिक मिलेगा, और सरकार को जो टैक्स मिलता है वो सरकार की आय। सरकार को जो टैक्स, अब जैसे करोड़ रुपए अपन ने इस कोचिंग की बात की, इस करोड़ रुपए में से 18% टैक्स किसका है, सरकार का। तो करोड़ रुपए के पीछे 18 लाख रुपए कौन ले जाएगी, सरकार। तो गवर्नमेंट इनकम कितनी है, 18 लाख रुपए, और बाकी सारी सारी राष्ट्रीय आय, मतलब करोड़ रुपए राष्ट्रीय आय। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रीय आय सरकार की आय नहीं है। राष्ट्रीय आय किसी के पास, एक के पास नहीं होती, बल्कि ये जिसने उत्पादन किया उसके पास ही रहती है। समझ गए बात को आप? तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आपको ये मस्तिष्क से निकाल देना है कि राष्ट्रीय आय कोई सच में कोई भेड़ी की उड़ी हुआ है, ओल भरूड़ तो कहीं है कौन, है ना, तो कोई ओल की भरूड़ हुआ है, ना सरकार ना मिले, सरकार को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आंकड़ा ही है। भाई जैसे मान लो कि मैं साल भर में मान लो कि करोड़ रुपए टैक्स भरता हूं, अगर मैं करोड़ रुपए टैक्स भरता हूं, मतलब मेरी 20 करोड़ की इनकम है साल की। अगर मोनिया मत दिया होगा तो मान लिया या मत करे, नजर भी लाग है ये मानने में क्या जाता है कि मानो, बस डंगरू ही मानो, एक्स वाई क्यों मानो अब मान लो 20 करोड़ इनकम है, तो ये 20 करोड़ रुपए जो आए है ना, बेसिकली ये राष्ट्रीय आय में काउंट होती है, लेकिन दियो ये खाली वो 18% जहाँ है वही जा, बाकी कहीं को मिले, बाकी वो मेरी रहेगी। इसी तरह से कहते हैं कि राष्ट्रीय आय जो है देश के नागरिकों की आय है, वो नागरिकों के पास में रहती है, बस सरकार उसका योग करती है ताकि पता चले कि हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है या डिक्लाइन हो रहा है, और दुनिया की अर्थशास्त्र के साथ में हम हमारी तुलना करने में सक्षम होते, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो एक बहुत फर्जी आंकड़ा है राष्ट्रीय आय, कुल मिलाई बात ये फर्जी आंकड़ा इसलिए है कि जो व्यक्ति अर्थशास्त्र में रजिस्टर्ड नहीं है, मान लो इस कोचिंग सेंटर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, भले करोड़ रुपया टर्नओवर राष्ट्रीय आय में काउंट होगी क्या, नहीं होगी। काउंट कैसे होगी, रजिस्टर्ड ही नहीं। और मैं आपको बात बताऊं, भारत की 90% इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं है। मतलब भारत में अगर 100 कंपनियां हैं तो 90 कंपनियों की आय राष्ट्रीय आय में शामिल ही नहीं होती, खाली 10% ही शामिल हो रही है। आप यहां से निकलो, स्टेशन रोड तक जाओ, ए बीच में जितने ही दुकान है एक भी रजिस्टर्ड मन लागे है कौन, तो इनकी आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। जैसे पौनी पुड़ियाड़ा में छापू ठोक्यो एक बार कानपुर में,
पौनीपुड़ी वाले में छापो ठोक्यो, ध्यान पड़ी कि सालाना इनकम है उसकी 70 लाख रुपए। पौनीपुड़ी वाला 4-5 ब्रॉन्सन, 20 गाड़ा, 30 थारे जड़ा छोरा राख्योड़ा। तो मतलब अपनो जेड़ा और बेटो पौनीपुड़े बेचे कई ढा कितने पौनीपुड़े बेचे 70 लाख रुपया इनकम टैक्स वाला आया वो लेन गया। अब बताओ वो 70 लाख रुपया इनकम हो रही है, एडा कितना ही पौनीपुड़ी वाला है बताओ शहर में, और वो इनकम राष्ट्रीय आय में शामिल है ही नहीं। अब तो हो रही है उसकी इनकम शामिल, लेकिन उस समय नहीं थी पहले। ऐसे कितने गाड़े, थड़ियां, दुकानें बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं। अवैध व्यापार, धंधे, काला बाजारी बिल्कुल भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा ये भी फर्जी आंकड़ा आता है। तो मोदी जी ने एक बार ऐसे बात फेंकी थी कि मतलब बात कही थी कि मैं आगे आने वाले 4-5 सालों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था को 1 नंबर पे ले जाऊंगा। तो मोदी जी ने यूं ही नहीं कहा था, वो इसलिए कहा था कि 90% उद्योग रजिस्टर्ड है कौन, हूँ यहाँ छापा ठोक ठोक रजिस्टर्ड करा दें तो अपने आप जीडीपी बढ़ता है। इतना ही काम करना है, उत्पादन भले मत बढ़े, रजिस्ट्रेशन बढ़ा दो। तो पिछले 10 सालों में करीबन 30% रजिस्ट्रेशन बढ़ गए। तो जैसे वो रजिस्ट्रेशन बढ़े ना, तो भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 3rd में आ गई। और हमें कह रहा है कि इनको एक कार्यकाल बढ़े हुए कौन तो 1 नंबर में ऊपर ले जाओ। 1 नंबर ऊपर तो मोदी जी जावे कौन, मैं लास्ट टॉप 1 नंबर जो वो ऊपर वे कौन, क्योंकि थोड़ा कम पढ़ा हुआ, थोड़ा की टेंशन रहे होगा वो। अब स्थिति ये आई है भारत के अंदर की रजिस्ट्रेशन नहीं है फर्मों का। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ, देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है ना, जितना भी, चाहे सर्विस उत्पादन हो, चाहे आपके वस्तुओं का उत्पादन, उनका मूल्य क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। वो मूल्य रहे हुए आदमी गुड्डी जके उत्पादन करे हुए, सरकार गुड्डे खाली हुए टैक्स जा है। हमें समझ में आयो को आयो, हमें नहीं आए हुए तो अभी तक सर्विस वस्तु और उत्पादन में केत जाए योगदान दो समझ में आ गयो है तो थोड़ो हिम्मत राखो, 1-2 साल बाद थे बढ़िया स्कूलों में जाए सर्विस उत्पादन कर रहा होगा, नहीं तो कमठे में जाए सर्विस उत्पादन करना पड़ेगा। पढ़ो लिखो आदमी बीजो काम कोई है कौन, नौकरी नहीं लागो तो कोई काम नहीं है, बीजो काम ईगो न स्वीकृति को दे ए हमको करन तो निक्की करी बजे ये मैं नहीं करूंगा, मैं बीए बीएड एमए नेट बैट हैंगे मैं तो है तो काम रहा कहीं कौन, नौकरी बिना काम रहा कहीं कोई काम रहा भले थारा को 20 डिग्री, फिर क्या स्थिति खराब होती है। इसलिए समझ में आना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि देश के नागरिकों के द्वारा एक साल में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती है उनका मूल्य क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। साल भर हर साल इसके आंकड़े जारी होते हैं और इससे पता चलता है, क्या पता चलता है, अर्थव्यवस्था के हालात कैसे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। कोरोना आया था ना बीच में, तो कोविड आया था, आपको पता है देश की इकोनॉमी गिर गई। गिर गई का क्या मतलब, राष्ट्रीय आय कम क्यों हुई, मन क्या घरे बैठा था, सर्विस और वस्तुएं दोनों का उत्पादन कम हो गया था, तो अपने आप ही राष्ट्रीय आय क्या हो गई, कम गई। जैसे ही लॉकडाउन खुले, लोग वापस काम धंधे पे लगे, तो अपने आप ही राष्ट्रीय आय बढ़ गई। बढ़ क्यों गई, उत्पादन बढ़ गया, और उत्पादन बढ़ते ही राष्ट्रीय आय बढ़ गई, और राष्ट्रीय आय बढ़ते सरकार को टैक्स मिलना भी शुरू हो गया और चीजें वापस ठीक हो गई। तो राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्वास्थ्य को बताता है और साथ में ये भी बताता है कि विश्व में हमारी स्थिति कैसी है, इसलिए राष्ट्रीय आय का यह आंकड़ा जारी किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अगर देश के नागरिक सब रोजगार में होंगे, लोगों के पास खूब पैसा होगा तो खर्च भी खूब करेंगे, खर्च खूब करेंगे तो मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ेगी तो पीछे उत्पादक क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे तो फैक्ट्रियां तेजी से चलेगी, फैक्ट्रियां तेजी से चलेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो मूल्य भी बढ़ेगा, और आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय अपने आप ही
बढ़ जाती है। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो सरकार को टैक्स भी बढ़ेगा, सरकार को टैक्स बढ़ेगा तो सरकार और जन कल्याणकारी कार्य भी जान थोड़ा हावड़ कराए, घोटालों भी जो ठीक हो है। और अगर मान लो ये सब चीजें नहीं होती है, मान लो के काम धंधा है कौन, बिल्कुल निकम्मापन है, काम धंधो है कौन तो पहिया है कौन, पहिया नहीं है तो मांग है कौन, मांग नहीं होगी तो सप्लाई बंद कर दी जाएगी, सप्लाई बंद करेंगे तो उद्योग क्या करना पड़ेगा, बंद कर दो, उद्योग बंद होंगे, काम धंधे नहीं होंगे तो उत्पादन क्या होगा, कम, उत्पादन कम होते राष्ट्रीय आय कम, राष्ट्रीय आय कम होते सरकार की टैक्स कम, सरकार की आय कम होते घोटाला कम, हालत खराब हो जाए। सरकार की अगर इनकम कम होगी तो काम कैसे होंगे, नरेगा नरेगा नहीं बंद हो जासे, क्यों, सरकार के पीछे आय नहीं आएगी तो सरकार बजट में क्या देगी फिर। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से पता चलता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक है, आप पढ़ते हो ना अखबार में कई बार कि जीडीपी गिरी, कहते को गिरी, जीडीपी गिरने मतलब हजन गिरी थोड़ी है, जीडीपी गिरने मतलब है कि उत्पादन देश में कैसा हुआ, कम हुआ। जीडीपी बढ़ी मतलब उत्पादन बढ़ गया, क्यों बढ़ा कैसे बढ़ा वो बाद में देखेंगे, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं, अर्थ समझ में आयो सारे, तो लिखो, समझ में थोड़ा आवे थोड़ा मोड़ो आवे बोल, सर की ये तो दिमाग द्वार है ना छोटो है मैं धक्को दी पाड़ना पड़े पर ना होशियार थी घना ही हो थारी होशियारी में तो कोई डाउट है ही कौन, लेकिन क्या है ना कि अभी अपन ने रूटीन में पढ़ाई नहीं की है तो थोड़ा सा लग रहा है, समय लग रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा एक दो 10-15 दिनों में। लिखे, किसी क्षेत्र विशेष में, अर्थ लिखिए, अर्थ, किसी क्षेत्र विशेष में उसके नागरिकों द्वारा उसके नागरिकों द्वारा उसके नागरिकों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य मॉनेटरी वैल्यू, मतलब जैसे मान लो कि ये पेन है मेरे पास, इस पेन को हम कहते हैं कि 200 रुपए की है, तो मौद्रिक मूल्य कितना है, 200 रुपए, क्योंकि उत्पाद का अपन कैसे करेंगे बताओ, उत्पादन को ज्ञात करने के लिए उत्पादन का मूल्य ज्ञात करने पड़ेगा, राष्ट्रीय आय में तो मूल्य काउंट होता है, तो उसके मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है, यह महज एक आंकड़ा है, राष्ट्रीय कहा जाता है, यह महज एक आंकड़ा है महज एक आंकड़ा है, महज एक आंकड़ा है जो अर्थव्यवस्था के हालातों को बयां करता है, ये थोड़ा उर्दू हुई, हालातों को बताता है, अर्थव्यवस्था के हालातों को बताता है, साथ ही विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है। ठीक है, समझ में आई बात, एक उदाहरण दे देता हूं फिर अपन इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक गांव का उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो एक
एक गांव है, हमारा कोई गांव है, ठीक है, हम जिस गांव से आते हैं उसकी जनसंख्या मान लेते हैं 2000 है, उस गांव को हम एक देश मान लें। अब उसके अंदर जितने भी नागरिक हैं, उन पूरे नागरिकों ने साल भर में कितना उत्पादन किया, उसकी वैल्यू काउंट कर लो। मान लो कि गांव के सभी नागरिकों ने मिलकर 10 लाख का उत्पादन किया कुल, ठीक है। अब ये 10 लाख रुपए साल भर का उत्पादन हुआ, तो ये 10 लाख रुपए ग्राम आय हो गई। जैसे राष्ट्र आय ना, वैसे क्या हो गई, ग्राम आय। अब मुझे एक बात बताइए, ये 10 लाख रुपए इकट्ठे होंगे कभी? नहीं। क्या ये 10 लाख रुपए गांव के सरपंच को मिलने वाले हैं? नहीं। ये 10 लाख रुपए उसी के पास रहेंगे ना जिसने उत्पादन किया है, लेकिन हम कहेंगे क्या उसको, ग्राम आय। फिर हम विभिन्न, इससे पता क्या चलेगा, जैसे पिछले साल ग्राम आय से अगर इस बार अधिक हुई है तो हम कहेंगे कि गांव क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। कम हुई है तो हम क्या कहेंगे, गांव की स्थिति ठीक नहीं है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न गांवों के साथ हमारी क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी, और हमारी स्थिति कैसी है इसका भी हमें क्या हो जाएगा, अंदाजा आ जाएगा। फिर उस गांव की आय से गांव के नागरिकों का भाग दे दो, तो गांव के प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। क्या प्रति व्यक्ति आय आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि देश की प्रति व्यक्ति आय भी है, तो मिली कदे, देश की प्रति व्यक्ति आय मिलती नहीं है, ये केवल आंकड़ा है। कहा जाता है कि भाई, जैसे दादा भाई नौरोजी ने कहा कि 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, मतलब हर व्यक्ति की आय 20 रुपया। क्या 20 रुपये मिलेंगे किसी को? नहीं मिलेंगे। वो तो कमाओ तो मिला, नहीं तो भूख मरो। भाई सीधी सी बात है। भाई जैसे नेता कहते हैं ना, हम आपकी सेवा करेंगे, विकास करवाएंगे। व्यक्ति का विकास व्यक्ति खुद करता है, नेताजी नहीं करते। नेताजी सड़क ला सकते हैं, हॉस्पिटल ला सकते हैं, स्कूल खुलवा सकते हैं, सार्वजनिक काम कर सकते हैं, आधारभूत संरचना का विकास कर सकते हैं, लेकिन आपका विकास कौन करेगा? वो तो भैया खुद ही करना है। आपका विकास आप ही करोगे। आपका विकास आपका तब होगा जब आप यहाँ तो ढंग से पढ़ोगे, या ढंग से कोई काम धंधा करोगे। नहीं तो भैया अपने तो भूख कदे खोड़ी छोड़े है कौन, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े हो चाहे व्यक्तिगत आय के आंकड़े हो, ये केवल आंकड़े होते, सच्चाई नहीं होती। और ये आंकड़े वही काउंट होते हैं जो सच में रजिस्टर्ड है, नहीं तो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके आंकड़े भी नहीं काउंट होते। ठीक बात है, समझ में आ रही सारी बात? तो राष्ट्रीय आय क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पे, राष्ट्रीय आय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हेडिंग 2। परिभाषा और आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे, अभी तो खाली आज समझ रहे हैं कि ये है क्या मामला। क्या दिक्कत कहां आती है, जब हमने पहले से मस्तिष्क में बिठा रखा होता राष्ट्रीय आय मतलब मोदी जी की आय। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिख लिया। हाँ, अब देखो, अब बिंदु ये है कि राष्ट्रीय आय भारत में कब से ज्ञात होनी शुरू हुई है। थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं इसका, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय की काउंटिंग हुई है, ये शुरुआत में अवैज्ञानिक तरीके से हुई। कैसे तरीके थे? अवैज्ञानिक थे, जिसमें मोटा मोटा आकलन किया जाता था, बाकी कोई प्रमाणिक आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते थे। और 1930-31 के बाद में कैसा तरीका आया? वैज्ञानिक तरीका आया। अब आप दोनों का मैं समझाता हूं। साइंटिफिक अनसाइंटिफिक मेथड में पहला नाम आता दादा भाई नौरोजी, DBN शॉर्ट में लिख रहा हूं, दादा भाई नौरोजी। ये पहला व्यक्ति था जिसने भारत की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय बताई थी, पहला व्यक्ति था ये। इन्होंने 1876 में आंकड़ा जारी किया, पहली बार। कब किया? 1876 में आंकड़ा जारी किया, लेकिन 1867-68 के वित्त वर्ष का आंकड़ा जारी किया था। 1867-68 के वित्त वर्ष का आंकड़ा जारी किया था, और इन्होंने ये कहा था कि भारत के अंदर अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र हैं। कितने? दो क्षेत्र बताए, एक कृषिगत क्षेत्र और दूसरा गैर कृषिगत क्षेत्र। और इसमें इन्होंने ये कहा कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपए प्रति वर्ष है। कितनी बताई? 20 रुपए प्रति वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति आय बताई, और ये करने वाला ये पहला व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। साइंटिफिक की बात करें तो ये करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? VKRV राव। इन्होंने 31-32 लिख लो आप, लिखना मत अभी, का आंकड़ा जारी किया था, और 1931-32 के आंकड़ा जारी किया था, और इन्होंने अर्थव्यवस्था के वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय ज्ञात की थी। तो अब प्रश्न क्या बनता है
कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किस व्यक्ति ने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। और अगर ये पूछें कि विधिवत तौर पे और वैज्ञानिक तरीकों से पहली बार गणना किसने की थी? VKRV राव ने की थी। ये आपके 31 की बात है। ये 1867-68 के आंकड़े थे। जारी कब हुए थे? 1876 में। VKRV राय के बाद में नेशनल इनकम कमेटी बिठाई गई थी, जिसने 1955 तक आंकड़े जारी किए। फिर CSO ने आंकड़े जारी किए और अब NSO कर रहा है। ठीक है, तो ये NIC, CSO और NSO पढ़ेंगे इसमें, और इसमें देखते हैं दादाभाई नौरोजी को। तो हेडिंग तो आपने दे दी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें लिखना कि भारत में राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सिलसिला निम्न 2 चरणों से गुजरा। निम्न 2 चरणों से गुजरा। ठीक है, पहला लिखिए, अवैज्ञानिक तरीका। अवैज्ञानिक तरीका। और अवैज्ञानिक तरीके में आप एक पहली लाइन ये लिखना कि इस विधि में सामान्य आंकलन द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती थी। राष्ट्रीय आय ज्ञात की गई। इसमें निम्न अर्थशास्त्रियों का योगदान रहा। पहले नंबर पे लिखोगे दादाभाई नौरोजी। ठीक है, पहले नंबर पे लिखोगे दादाभाई नौरोजी। ठीक है, दादाभाई नौरोजी में आपको क्या लिखना है मैं एक बार बता देता हूं, आप देखना इधर। दादाभाई नौरोजी ने कौन से वित्त वर्ष के आंकड़े जारी किए? 67-68 के किए। कब किए थे? 1876 में। इन्होंने कहा कि भारत की इस साल की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और राष्ट्रीय आय कितनी है? 340 करोड़ रुपए। साल भर की गला गया, क्या बात है। अब गले का समय आ गया लगता है। आपको पता है ये अभी मेरा ये 7.5वां घंटा है। 3 घंटे ऑनलाइन खड़ा रहा हूं, 3.5 घंटे क्लास ली, फिर गया हूं ऊपर क्लास लेके आया 1.5 घंटे, 5-6.5 घंटे का रहेगा। अभी मैं 6.5 घंटे में प्रवेश कर रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा है क्या थकावट वगैरह कुछ लग रही है? नहीं लग रही, जैसे हमें जाए होगा है कि कम है? आओ पर हम मन कहीं आयो कौन आए 20 करोड़ है। अच्छा यूं आए से तो कौन पढ़ाता है। मेरे को ऐसे ऐसे ऑफर आते हैं कई बार, खाली चेक दे देते हैं, नाम राशि भर दो, जयपुर आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। नहीं, हम यहाँ ठीक है, बाड़मेर में मजा आ रहा है। खुले मारवाड़ी बोले हगो, आराम हम जाए हगो, कभी भी कहीं भी कह सको। बाहर मजो थोड़ी आवे, जो बाहर मारवाड़ी बोली तो समझ में को आवे कयो की।
या घर के लोगों में बैठे आराम से धौर हैंग, और भाई कह रहे भाभी, कह रहे बहन, कह रहे पिताजी, मन हैंग ओढ़े वो ऐसा मत आया हुए थे। तो आप लोगों को मैं डांट भी सकता हूँ, थोड़ा नाक बांट सको जदे मारो मन वे ऊटो थोड़ा कहीं भी सुना सको, और थे बुरो भी नहीं मान सको, बुरो मानने भी तो कहीं कर नहीं सको किड़कड़े पिए बैठे बैठे कोई ऑप्शन कहीं कौन, ठीक है। लेकिन आपको बुरा लगेगा भी नहीं, क्योंकि आपको पता मैं कोई कह रहा हूं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। आपकी सैलरी आपको मिलेगी, मुझे तो मिलनी नहीं है, ठीक है। और आप जो कुछ भी कहा है आज बुरा लग सकता है, 4 दिन बाद आपको एहसास होगा बात तो सही थी। तो कई बार क्या है कि व्यक्ति एक समय पैसे के लिए करता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है जब पैसे से अधिक व्यक्ति को संतुष्टि ऐसे क्लास में आती है कि ठीक लग रहा है। बच्चा डेली 1000 बच्चों, 1500 बच्चों से मिलने का मौका किस किसी भाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है। इन मंचों पे आने के लिए मास्टर तड़पते हैं, सुने कौन भाई आजकल बताओ। आदमी आप दर्द सुना तड़प रही हो, कोई सुन नहीं रही है तो आप लोग सुन रहे हैं मुझे, ये मेरे लिए भाग्यशाली वाली बात। थोर ली दुर्भाग्य डेली 5 घंटा मन को ढूंढना पड़े तो दादा भाई नौरोजी का 340 करोड़ रुपया भारतीय राष्ट्रीय आय है, और व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 20 रुपया, ठीक है। और इन्होंने ये सारे आंकड़े जो है वो 1876 में दिए, जो बाद में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित हुए थे, ठीक है। ये इनकी पुस्तक थी जिसमें कई सारे आर्थिक सिद्धांत लिखे हुए हैं। पॉवर्टी का मतलब तो आप समझते हो, गरीबी। अन ब्रिटिश का मतलब क्या होता है, अन ब्रिटिश का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, जिनके लिए इंग्लैंड जाना जाता है, जो इंग्लैंड में चलती है, अंग्रेजों ने दोगलापंथी करके भारत में वो नीतियां लागू नहीं करी। इतना डबल फेस, दोगला, बदमाश ऐसा देश जो अपने देश के लिए अलग नीति लाए और हमारे लिए अलग नीति लाए, ऐसी व्यवस्था को इन्होंने क्या नाम दिया, अन ब्रिटिश रूल। कैसा, अन ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश नियम है वो लागू नहीं किया हमारे को। इन्होंने राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का काम उन्होंने इंग्लैंड में 1700 में कर लिया था, हमारे यहां इन्होंने के 1800 में भी नहीं किया, क्योंकि पता चल जाएगा कि इन्होंने किस कदर देश को लूटा है। तब दादा भाई नौरोजी ने अपने लेवल पे आंकड़े जारी किए कि ये ब्रिटिश रूल तो नहीं है, ये जिन कारणों से हम ब्रिटिशर्स को जानते हैं वो कारण यहां इन्होंने लागू नहीं किए। इंग्लैंड की इकोनॉमी बड़ी शानदार थी, आप हमारी इकोनॉमी शानदार क्यों नहीं कर रहे हैं, थे हमारे तो मधुकरण में लगुड़ा हो, उसको कहते हैं अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। इस पर इन्होंने पूरी किताब लिखी जो 1901-2 में पब्लिश हुई थी बाद में। तो उस पुस्तक में कई सारे बातें लिखी हुई है। तो दादा भाई नौरोजी में लिखी है आप नीचे कि भारत में पहली बार, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन, का आकलन डीबीएन ने किया था। शॉर्ट में लिख लो डीबीएन, बार बार दादा भाई नौरोजी लिखने की जरूरत नहीं, डीबीएन लिख लो, डीबीएन ने किया था। डीबीएन ने, आगे लिखो, डीबीएन ने 1876 में बताया था कि 1876 में 76 में बताया था कि वित्त वर्ष 1867-68 की, वित्त वर्ष 1867, 67, 68, वित्त वर्ष 1867-68 की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय कितनी है, 340 करोड़ तथा 340 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय
₹20 है, मतलब थी, सॉरी, ₹20 थी। ठीक है, इसकी इसी के नीचे लिखना कि डीबीएन ने भारत की अर्थव्यवस्था को कृषिगत व गैर कृषिगत, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, कृषिगत व गैर कृषिगत भागों में विभाजित किया था। कृषिगत व गैर कृषिगत भागों में विभाजित किया था। ठीक है, और डीबीएन में लास्ट लाइन लिख लो, डीबीएन ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि बाहर से हावड़ उच्चारण समझ में हुआ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में कई आर्थिक सिद्धांत दिए थे। जबरदस्त आदमी था ये, इतिहास में हम पढ़ते हैं, जबरदस्त था। दादा भाई नौरोजी और गोविंद रानाडे के सामने कोई अंग्रेज नहीं बोलता था। कई बार तो सदन में इनके बोलने पर रोक लगा दी जाती थी। तथ्यों के साथ एक एक परत को खोलते थे और ब्रिटिशर्स की हालत खराब कर देते थे। इतना आर्थिक ज्ञान था इनके पास में, अंग्रेजी जबरदस्त जानते थे, सीखे उन्हीं से थे, पर उन्हीं को वापस रगड़ने का काम करते थे पार्लियामेंट के अंदर भी। जब उनको बोलने नहीं दिया जाता तब इन्होंने किताबें लिखी, और ऐसी किताबें लिखी कि ब्रिटिशर्स के पास कोई जवाब नहीं था इनका। दादा भाई नौरोजी वो पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि ब्रिटिशर्स ने भारत का धन लूटा है, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत दिया था, गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत। ब्रिटिशर्स ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, ये सारा एक्सपोज करने वाला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी। नाम से भले लगे दादा भाई नौरोजी को अंतरक्षित बड़ा आदमी हुआ है, यंग था उस समय बंदा, नाम भले ही बूढ़ा पे नाम में बूढ़ा आ रहे हैं तो लगता दादा भाई नौरोजी, मतलब यहाँ कोई हो है, कोई 90 हो सारा, यंग ब्लड था उस समय बिल्कुल। और इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में एक संस्था खोली, और इंग्लैंड की उस संस्था से इंग्लैंड के खिलाफ लिखना शुरू किया कि आप लोग वहां जाके क्या कर रहे हो। जब भारत की आवाज वहां नहीं जाती थी ना, तो इंग्लैंड में जाके एक एसोसिएशन खोला था, लंदन में एसोसिएशन खोला, और वहां ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिखा जाता था और तथ्यों के साथ लिखा जाता था कि आप लोगों ने वहां जाके अर्थशास्त्र बर्बाद कर दिए पूरी। ये आंकड़े भी वहां से पब्लिश हुए थे कि भारत की क्या दुर्गति की आप लोगों ने, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आया सालाना। ये इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड वालों को कहा कि आपका अन ब्रिटिश रूल चल रहा है, वहां पे गए जो एक बार जाएंगे तो अंग्रेज आ गए, ले जाओगे भारत ले जाओ इनके, ये बैठे बैठे मजो करा दे रहेंगे। लेकिन आप अंग्रेजों के बारे में दादा भाई नौरोजी ने लिखा था कि भारत का सौभाग्य है कि अंग्रेज यहां बैठे हैं। ऐसा इसलिए लिखा था कि भारत में जमींदारों ने हालत खराब कर दी थी, ये लोग हैं जिनकी वजह से हम शांति से जी पा रहे हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था का एंगल इन्होंने बिगाड़ रखा है। मतलब बैलेंस्ड व्यू था, बहुत न्यूट्रल लोग हुआ करते थे, किसी पार्टी व विचारधारा के गुलाम लोग नहीं थे ये, अंग्रेजों के ऐसे नहीं थे, जो था वो था, वो बोल देते थे। ये बाद में बीजो आदमी नाम लिखो,
वाडिया व जोशी ईयर थी खाली था ना वो कहीं नहीं लिखनो, खाली तो लिखना कि वाडिया व जोशी ने 1912-13 की प्रति व्यक्ति आय 44 रुपए बताई थी। दूसरा पॉइंट लिखना, वाडिया व जोशी ने 1912-13 1912-13 की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 44 रुपए बताई थी। और नीचे लिख लो, शाह व कंबाटा ने, कंबाटा अर्थशास्त्री थे मत मार संबंध मत जोड़े, नाम लिखे हुए, शाह व कंबाटा ने, तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, अवैज्ञानिक आड़ा ये है, शाह व कंबाटा ने 1921-22 की प्रति व्यक्ति आय 74 रुपए 74 रुपए बताई थी। ठीक है, अब आओ वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि देने वाला व्यक्ति कौन था? वीकेआरवी राव। ठीक है, इन्होंने 1931-32 का आंकड़ा जारी किया था। तो वीकेआरवी राव में पहला पॉइंट लिखोगे आप, वीकेआरवी राव नाम लिख लो, पूरा नाम तो की कर याद करिए, वेंकट रमन रवि वरदराजन राव थाना तो याद रखना वीकेआरवी राव। एक बीएन राव और बेनेगल राव जो कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, ये वीकेआरवी राव जो है ये राजा था और जो आपके वडियार वंश था उसके उत्तराधिकारी हुआ करता था। ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, हमारा मृत्यु 1991 के आसपास हुई, पद्म भूषण विभूषण लेकर गए हुए। ठीक है, वीकेआरवी राव याद रख ले, परीक्षा में बीएन राव वीकेआरवी राव भी ऑप्शन आवे, गलती मत करिया। बीएन राव कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था उसने, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक बहस करी थी, याद है? कितना सत्र हुआ? 12 हुआ, हाँ 12 सत्र हुआ, 11 नंबर लास्ट सत्र, 12 सत्र में बहस करी थी। हाथ 1 लाख शब्द बोलिया था, 7% अकेला बोला था, एक व्यक्ति को खारिज किया था, पूरी असेंबली को राजी किया, और बाद में भारत को पवित्र संविधान दिया। वो बीएन राव अलग व्यक्ति था और डॉक्टर अंबेडकर अलग व्यक्ति थे। ये बहस वगैरह डॉक्टर अंबेडकर ने की थी, बीएन राव ने नहीं की थी। ये सारा काम किसने किया था? डॉक्टर अंबेडकर, इसलिए संविधान का जनक डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, बीएन राव का योगदान इतना था कि बनाया था बस, उसमें पूरे भारत को राजी करने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। जो व्यक्ति जिस भाषा में बोलता था उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाता था, अंग्रेजी वाला ने अंग्रेजी, हिंदी वाला ने हिंदी। और किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं किया, किसी को भी असंतुष्ट नहीं किया। और आपको पता होता कैसे था? आर्टिकल 1 सबके सामने रखा जाता था, संविधान सभा के सभी सदस्य उस पर संशोधन प्रस्ताव लाते थे, इसमें ये संशोधन चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कह के खारिज करते हैं उनको, क्यों नहीं करना है इसमें संशोधन, और करना है तो क्यों करना है। और आपको पता है उस समय भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक के बढ़ के एक विद्वान लोग थे, सारे, कोई साइंटिस्ट था, कोई डॉक्टरेट किए हुए थे, फॉरेन पढ़े हुए थे, एक भी व्यक्ति अंदर कमजोर नहीं था। ऐसे आदमियों को संतुष्ट करना हो जाए घना हो जाए थे ही संतुष्ट को हुआ फिलोसॉफी में बताओ हमारा मस उस आदमी ने बड़ा संतुष्ट किया, इसलिए उनके योगदान को हम कभी भी कम नहीं कह सकते। और फाइनली वो 395 आर्टिकल के साथ में एडॉप्ट कर लिया गया था। तो ये वो राव नहीं है, ये राव है अर्थशास्त्री। ठीक है, पहली लाइन लिखना कि भारत में पहली बार
पहली बार वैज्ञानिक रूप से तथा विधिवत तरीके से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की किसने? वी.के.आर.वी. राव ने। इन्होंने, दूसरा बिंदु लिखना, इन्होंने 1931-32 के वित्त वर्ष की 31-32 के वित्त वर्ष की राष्ट्रीय आय 1689 करोड़ 1689 करोड़ 89 हो 1689 ठीक है ना? मैं ठीक है, हाँ हमें हाई वो शब्द अपना आ गया। 1689 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय 64 रुपए बताई। 64 को नहीं, 62, सॉरी 62 रुपए बताई। ठीक है, 62 रुपए बताई। और अंतिम बात लिखिए, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया। दो क्षेत्रों में विभाजित किया, कृषि क्षेत्र और निगम क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र और निगम क्षेत्र। और दाऊद भाई नौरोजी ने कृषि और गैर कृषि। क्लियर? अब दूसरे नंबर पे लिखोगे नेशनल इनकम कमेटी, राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति। अब देखो, भारत आजाद हो गया 1947 में। अब ये बात थी कि भारत की राष्ट्रीय आय कौन ज्ञात करे, तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और उन्होंने किसका गठन किया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया सन 1949 में। 49 बोलते 1949 में राष्ट्रीय आय समिति ने 1949 से काम करना शुरू किया। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं, सर इसके अध्यक्ष कौन थे? समिति थी तो अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। इसमें 2 सदस्य थे, एक एन गॉडगिल थे। गॉडगिल नाम सुनियो, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। और साथ में कौन थे? वी.के.आर.वी. राव। इन 3 लोगों की यह समिति बनाई गई। इन्होंने संपर्क किया पेनिनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स से। नाम सुनियो, साइमन कुजनेट्स ने इनको सलाह दी। एक बार भारत का संविधान जब बनाया जा रहा था तो बी.एन. राव अमेरिका गए। अमेरिका के बहुत बड़े विद्वान से मिले और उनको कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना, थोड़ी हेल्प करो। कहां से आए हैं? तो भारत से आए हैं। भारत के अंदर बैठा हमारा गुरु थे बड़े भटको। कौन है? तो भारत में जाओ, अम्बेडकर से मिलोगे। कलकत्ता आए, डॉक्टर अम्बेडकर से मीटिंग करी और उसके बाद काम शुरू किया। तो कई बार क्या घर में महान आदमी होता है, हम उसको ढूंढने में गलती कर जाते हैं। हम है वो बाहर जयपुर और सीकर पढ़ने जाते हैं। अरे नहीं ताड़ी नहीं हो जाता, मतलब मैं यूं ही बोल देता हूँ कई बार। तो यहाँ पे क्या था, महालनोबिस दुनिया का सबसे बड़ा सांख्यिकी विद था उस समय।
और आपको बताऊं कि पूरी दुनिया के लोग जो इसको पूछते थे, और ये साइमन कुजनेट्स से पूछने गए। साइमन कुजनेट्स ने ऐसे सिद्धांत दिए जो भारत में लागू नहीं थे। माल नोबिस के होता कौन पड़े, वो परफेक्ट है। और आज भारत के अंदर भारत सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन पे, ठीक है। तो इन्होंने साइमन कुजनेट्स से सलाह भी ली थी, और फिर इस कमेटी ने काम करना शुरू किया। 1951 से लेकर 1954 तक भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस कमेटी ने की थी? नेशनल इनकम कमेटी ने करी थी। इसने भारत की राष्ट्रीय आय महज 225 रुपए बताई थी। और फिर 55 से काम करना शुरू किया आपके सीएसओ ने। किसने? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर गांधी जी की, मोदी जी मजू आयोग, उनके ऑर्गेनाइजेशन हटाओ, तो मोदी जी ने इसको सीएसओ में ऑर्गेनाइजेशन की जगह ऑफिस कर दिया। मोदी जी ने बड़े आनंद को आयो, तो ये आप रे मजो करो सीएसओ रे। फिर क्या किया इन्होंने? नया बनाया क्या? अब आजकल कौन काम कर रहे हो? एनएसओ कर रहे हो, ठीक है। थे आराम में पढ़ता जाओ, परीक्षा में पास हो जाए, नहीं तो मोदी जी बड़े कोई टीएसओ को लिया है लास्ट में कोई, ठीक है। तो लिखो, ये ना लिखो, राष्ट्रीय आय समिति लिखो, राष्ट्रीय आय समिति। हेडिंग दी, हाँ, इसमें लिखो वर्ष 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, पीसी प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में क्या हुआ? क्लास टाइम हो गया, पर अभी मैं 8:30 बजे टाइमिंग। अच्छा, तो हम कहीं बताओ ना, आ जाओ, लेकिन मैं मेरा ये पूरा करवाऊंगा, मैं ऊपर पूरा कराया हो, पर मैं अब अगली क्लास अपनी साथ ही होगी सभी की। 10-15 मिनट रुक जाओ, उसके बाद मैं आ जाता हूँ, 10-15 मिनट में आ जाओ। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एनआईसी का गठन किया। एनआईसी मतलब समझ गए? ए मार्च नयो को नाम आया, नेशनल इनकम कमेटी। एनआईसी का गठन किया। इसमें एन गॉडगिल, एन गॉडगिल तथा वी.के.आर.वी. राव 2 सदस्य थे। वी.के.आर.वी. राव 2 सदस्य थे। इन्होंने 1951 से 1954 1954 तक भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किए। भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किए, ठीक है। तो 51, 52, 53, 54, 55 5 साल तक आंकड़ा जारी कराया। किसने करे? राष्ट्रीय आय समिति ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। अब नंबर आएगा तीसरा, किसका? सीएसओ का, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चौथे नंबर पे है, 3 लिखा, चौथा वी.के.आर.वी. राव 1, दूसरे पे समिति, तीसरे पे लिखो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑफिस है ना, पहले ऑर्गेनाइजेशन था, अब नाम क्या है इसका? कार्यालय है। अब देखो, सीएसओ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। हाँ, ये तीनों क्षेत्रों का विभाजन किसने किया था? सीएसओ। और इस विभाजन के आधार पे 1955 से लेकर और 2019 तक किसने आंकड़े जारी किए? सीएसओ ने। लिखिए कि इसने
भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया। ठीक है, पोस्ट में लिख लो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसको अपन आगे डिटेल से और पढ़ेंगे, अभी तो खाली नाम लिख लो। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक, तीन क्षेत्रों में विभाजित किया तथा इस आधार पर 1955 से लेकर 2019 तक राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किए। ठीक है, अब चौथे नंबर पे आखिर में आ जाओ। एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूं ना, थोड़ा सा लिख लिया, हेडिंग दे दी। हाँ, एनएसओ को थोड़ा समझा देता हूं, फिर आज का अपना खत्म हो जाएगा, आगे सीधा अपन जीडीपी पे आ जाएंगे। ठीक है, परिचय पूरा हो जाएगा। अब देखो, भारत में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब देखो इसमें दो शब्द हैं, एक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, एक शब्द कौन सा है, स्टैटिस्टिक्स। इसकी खास बात क्या थी, ये मंत्रालय बनाया पहली बार 1999 में। कब बना? उससे पहले ये दो डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है योजनाओं का क्रियान्वयन। योजना क्रियान्वयन क्या नाम होता है? योजना। आप जैसे इस मिनिस्ट्री में घुसोगे ना अंदर, तो इसमें दो विंग है, इधर स्टैटिस्टिक्स विंग, इधर प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग। इस विंग का नाम दिया जाता है आज की तारीख में, क्या नाम है? एनएसओ। पूरी विंग को क्या नाम दिया गया है? यहां आवे तीर लगा, एनएसओ इधर। ठीक है, इस एनएसओ में दो ऑफिस हैं, एक है सीएसओ और दूसरी है एनएसएसओ। खत्म नहीं हुई, दोनों ऑफिस है, दोनों की ऑफिस का हेड कौन है? एनएसओ। और अब क्या होता है, सीएसओ बनाता है आंकड़े। सीएसओ किसको देता है? एनएसओ किसको देता है? आगे जाते वित्त मंत्रालय के पास और पब्लिश होते हैं। तो आज की तारीख में भारत के अंदर राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? जिसको बना के कौन देता है? सीएसओ। तो एनएसओ कौन सी मंत्रालय के अधीन आता है? सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, और इसमें क्या आता है? इसमें तीन चीजें आती है। एक 20 पॉइंट प्रोग्राम चलता है भारत सरकार का, एक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन आता है, एक आता है एमपी लेड। एमपी लेड आप नाम सुने हो रे? कहना आवे 5 करोड़ रुपए, कितने? 5 करोड़ रुपया देन सांसद ना सालाना खर्च करने वास्ते, उन एमपी लेड किया करे। उस एमपी लेड को ध्यान कौन रखता है? ये सांख्यिकी मंत्रालय ध्यान रखता है। ठीक है, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है और मैं इस बात को आपको लिखवा देता हूं, फिर खत्म करते हैं। वर्ष 1999 में सांख्यिकी तथा परियोजना क्रियान्वयन, परियोजना या योजना जो भी आप लिखो, परियोजना क्रियान्वयन मंत्रालय का गठन किया।
परियोजना व क्रियान्वयन मंत्रालय का गठन किया। मंत्रालय का गठन किया। इस मंत्रालय के सांख्यिकी भाग को NSO नाम दिया गया। अब आ जाओ आप, सही है, आ जाओ। सांख्यिकी भाग को NSO नाम दिया, ठीक है, जिसके अधीन दो संस्थाएं कार्य करती है। जिसके अधीन दो संस्थाएं कार्य करती है, CSO एवं NSSO। CSO तथा NSSO, और अंत में एक लाइन लिख लो, CSO और NSSO। इस प्रकार CSO तथा NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, बेरोजगारी में पढ़ेंगे हम आगे इसको, ठीक है। हाँ? ये क्या, मैं क्या करूं, वो तो सभी बताएगा, मुझे नहीं पता कुछ। हाँ, इस प्रकार NSSO उसके अधीन कार्य करते हैं, तो लिख लियो। दो संस्थाएं कार्य करती है, CSO और NSSO, लिख लिया ना। नीचे लिख लो, इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन, राष्ट्रीय आय की गणना सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन NSO द्वारा की जाती है। NSO द्वारा की जाती है। तो हमें कौन कर रहे हो गणना भाई? NSO करे, जो क्या मंत्रालय अधीन है? सांख्यिकी मंत्रालय। ये पहला कौन करता हो? CSO, जो 55 से कर रहा था। उससे पहले किसने की? नेशनल इनकम कमेटी ने की। और उससे पहले कोई संगठन था नहीं, स्वतंत्र रूप से व्यक्ति कर रहे थे, चाहे वो आपके VKRV राव ने की, चाहे वाडिया व शाह ने की, चाहे आपके दादा भाई नौरोजी ने की। अपना राष्ट्रीय आय का परिचय हो गया है पूरा। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो अकाउंट्स की जो धाराएं हैं, GDP वगैरह, वहां से शुरू करेंगे। ओरिजिनल टॉपिक कल से शुरू होगा। ये लोकेशन वगैरह थोड़ी जान लो अब आगे की क्लास वगैरह के बारे में। और अब हम चले अगली क्लास के लिए, वापस मिलेंगे, ठीक है।